वेलकम बैक टू संवाद चैनल। आज हमारे साथ एक अमेजिंग गेस्ट है अनिल कुमार व्यास जी, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, कुंडलिनी एक्सपर्ट, व्हाट नॉट, नॉलेज का भंडारा है। तो चलिए आज हम अपनी पॉडकास्ट उनके साथ करते हैं। वेलकम व्यास जी हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू शाम जी, थैंक यू रुचिका जी। हमें बताइए कि आपने इस फील्ड में कैसे आप इंट्रोड्यूस हुए और आपकी जर्नी क्या थी। तो मेरा नाम अनिल कुमार व्यास है, आप सभी लोग मुझे व्यास जी न्यूमरो गुरु के नाम से। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ और रेमेडी एक्सपर्ट। तो इस फील्ड में मेरा जो आना शुरू हुआ था वो हुआ था 2015 में। मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था और फिर मैं MCA करने के लिए दिल्ली गया था। तो जब मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, और आपको पता ही है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1s की लैंग्वेज। तो जब हमें वो पढ़ा रहे थे तो पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड में लॉजिक अलग ही चल रहे थे कि 0 हो रहा है तो शिव है, 1 हो रहा है तो एनर्जी एक्टिव हो रही है तो शक्ति है। तो वो वहाँ पढ़ा रहे हैं और मेरे माइंड में ये अलग ही थॉट्स आ रहे हैं इस तरह के। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी। फिर एक साथ में अपने रूम पार्टनर्स के साथ बैठा हुआ था और वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी जो हमारे शास्त्रों में अलग अलग कथाएं हैं, जैसे रामायण की हो गई, तो रावण की हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो एक रामायण का एक छोटा सा टॉपिक हमने शुरू किया बात करना, और फिर करते करते मैंने पता नहीं कैसे वो तीनों जन्म का वो बता दिया कि भाई रावण है और ठीक है कुंभकर्ण है, फिर इसके बाद ये आते हैं हमारे कंस आता है, ठीक है, और नेक्स्ट जन्म में, इससे पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप हुआ, ठीक है। तो ये लोग आते हैं और फिर ये लोग भगवान विष्णु के ही द्वारपाल हैं और उनको श्राप मिलाता है इस तरीके से। और ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी लंबी चलती आती है, बिना रुके बिना इंटरप्शन के काफ़ी देर चलता रहता है ये। मतलब जैसे किसी ने बिल्कुल एक कोई रिकॉर्डिंग है प्ले कर दी उस तरह से। और ये मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। और सबसे फैसिनेटिंग बात ये थी कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी भी नहीं थी। मैं 11 साल की उम्र से हॉस्टल में रहा हूँ, बाहर ही रहा हूँ, तो सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कोई हमें दूसरा काम बताया गया नहीं, किसी और चीज़ पर हमारा और फोकस होता नहीं। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई वहाँ पर या कहीं पर भी मुझे इस तरह से माहौल मिला हो जहाँ पर मैंने आध्यात्मिक बातें, धार्मिक बातें या फिर अपने कल्चर की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना हो। बचपन में थोड़ा बहुत शायद देखा होगा, लेकिन फिर वो जल्दी चला गया था तो उतना एक्सपोज़र भी नहीं था। बट ये सारी चीज़ें 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और बात कर रहा था, तो वो कोई टॉपिक लेकर आया और फिर वो बिल्कुल वो चीज़ कंटिन्यूअसली 2-3 घंटे का एक कॉन्वर्सेशन चलता गया। फिर मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन ठीक है, उस एज में इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं था, हो गया, इस तरह से। फिर उसके बाद मैं अपने 2017 में मैं घर वापस आया। कुछ घर पे फैमिली इश्यूज़ हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे वापस आना पड़ा अपने बिज़नेस को सँभालने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो मैं वापस आया। तो फिर मुझे मेरे डिवाइन गुरुज़ मिल गए। उस टाइम पर मैंने देखा, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ब्लैक मैजिक होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह का कुछ किसी ने हम पर किया हुआ था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते-करते फिर ये सारी चीज़ों की तरफ मेरा खुद बढ़ता चला गया। लोग मिलते चले गए, चीज़ें होती चली गई, गुरु मिलते गए, गुरु ने अच्छी ब्लेसिंग्स दी, अच्छा रास्ता दिखाया, उन्होंने चीज़ें बताई। फिर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई साथ-साथ में। पर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं तो अपने लिए कर लूँगा सॉल्व, लेकिन अगर मुझे कोई व्यक्ति मिलता है ऐसे, तो मैं उसको कैसे बताऊँगा? क्योंकि गुरु के सानिध्य में होते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप गुरु के सानिध्य में जब रहते हैं तो गुरु शिष्य ऐसा बच्चा अपनी माँ के आँचल में होता है, तो वहाँ उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस उसको कहने की ज़रूरत है। मेरे साथ वही था, मुझे सिर्फ़ कहना होता था और वो चीज़ हो जाती थी। मतलब इस फ़ील्ड के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें होती चली गई। फिर बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे और भी चीज़ें सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो फिर मैंने जाप करना सीखा, मैंने मेडिटेशन सीखा। फिर उनके आशीर्वाद से ही फिर मेरा कुंडलिनी का मैंने एक्टिवेशन किया, जागरण हुआ। फिर मैंने ये करा, सीखा, फिर मैंने मेडिटेशन भी सिखाया लोगों को। फिर मैंने लोगों को सिखाया भी कि हाँ, भाई किस तरह से कुंडलिनी जागरण करते हैं, किस तरह से हमको ये करनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि अगर आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करें रिगार्डिंग कुंडलिनी, बहुत कम है। बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि हायर साइंस है और आज के ज़माने में इंसान को सिर्फ 2-3 चीज़ों से मतलब है। कभी अपना करियर बनाना है, पैसा कमाना है, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप ठीक रखनी है लाइफ में, और बाकी फैमिली ठीक रहेगी। 4-5 पॉइंट है, इसी पॉइंट्स में अपनी सारी की सारी चीज़ें वो ध्यान रखता है और इसके अलावा उसका ध्यान नहीं जाता। बट
कभी-कभी ऐसी चीज़ें आती हैं जब इंसान को लगता है कि हाँ भाई, इन सब चीज़ों से भी ऊपर एक समय है। मुझे लगा मुझे आना चाहिए ताकि अगर मैं किसी को बताऊँ, तो उसको बताने का एक तरीका होना चाहिए मेरे पास। तो मैंने उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें सीखी, जाप करना सीखा, मेडिटेशन सीखा, मानसिक जाप सीखा, फिर मैंने कुंडलिनी वाला भी सीखा और फिर मैंने कराना शुरू करा कि मटीरियलिस्टिकली आपने लाइफ में सब कुछ कर लिया, अच्छा गलत वो बात की बात है, बट आपने अपने लिए क्या किया, आंतरिक सुख के लिए क्या किया, जो आत्मा की शांति है। इवन आज भी बहुत सारे उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में आज भी वो जो टाइम आया है, फेज़ गुजरा है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आज भी उनकी लाइफ को अफ़ेक्ट कर रही हैं। तो उन सब चीज़ों को निकलने के लिए, करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो यहीं से मेरा सब कुछ हुआ और मैं कराता भी हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, तो और मुझे बहुत मज़ा आता है इस सब में। तो व्यास जी, आपने मेंशन किया कुंडलिनी का, और जी, ऐसा भी आप सबको पता है कि जब हम सर्च करते हैं कुंडलिनी के बारे में, तो बहुत एक्यूरेट और नॉट नेसेसरी सही भी हो, है ना? बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। बताइए कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ कुंडलिनी? कुंडलिनी बेसिकली एक शुद्ध शक्ति है, शुद्ध ऊर्जा है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान रहती है। बहुत सारे आपने सही कहा कि अगर इंटरनेट पर हम देखने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलती हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डराया जाता है, बताया जाता है ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कुछ हद तक वो बातें ठीक है और कुछ हद तक वो बातें मतलब एक तरह का मिथ है। लोगों ने चीज़ें ऐसी बना दी हैं कि उसको बहुत ज़्यादा डरा दिया है। जबकि कुंडलिनी, तो जैसे मैंने कहा, शुद्ध इच्छा है और ये ऐसी शक्ति है जो हर किसी के अंदर विराजमान है। अगर आप और मैं अगर साँस ले रहे हैं तो वो कुंडलिनी की ही वजह से। वो प्राइमोर्डियल एनर्जी है यूनिवर्स की, माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप है जो हमारे अंदर प्राण के रूप में रहता है। अगर ये इतनी ही खतरनाक है और अगर ये व्यक्ति के शरीर से निकल जाए तो उसके तो प्राण ही चले जाएँगे। तो ये डरने वाली चीज़ तो नहीं है। हाँ, इतना है कि आपको एक सही मेंटरशिप की ज़रूरत है, एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जिससे कि आप इसको प्रॉपर्ली कर सकें। अदरवाइज़ ये एक ऐसी शक्ति है जो आपका वेट करती है कि हाँ, ये आप इस चीज़ को अटेन करो, क्योंकि उसने वेट किया है आपके लिए। आपको नहीं पता आपने कितने जन्मों में इतना तप किया है, जप किया है कि आप इस चीज़ को पा सकें, जान सकें, महसूस कर सकें, और वो चाहती है कि आप इसका जागरण करें। बहुत सारे लोगों ने इसको सिर्फ़ बहुत फ़ाइनाइट कर दिया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअलिटी के लिए, यानी कि आध्यात्मिकता के लिए, जिनको परमात्मा से मिलना है या परमात्मा की शरण में रहना है या उनसे जुड़ी चीज़ें करनी हैं। लेकिन नहीं, हम इस एनर्जी के जागरण करने से अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ़ भी अच्छी कर लेते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ़ भी अच्छी कर लेते हैं। साथ ही साथ, जैसे मैंने बताया, हायर कॉन्शियस से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी हम जब अपनी लाइफ़ में खो जाते हैं, जब हमको नहीं पता होता क्या होता है, जब हमको नहीं पता कि भाई हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है, हम अंधकार में आ जाते हैं। तब उस केस में हमको एक लाइट चाहिए होती है और ये ही वो शक्ति है जो हमको प्रकाश की ओर लेके जाती है। जैसे आप लोगों ने एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा, तमसो मा सद्गमया, है ना? आपने सुना होगा, मृत्योर्मा अमृतगमया, ठीक है? तो इस तरह से ये बेसिकली माँ का वही स्वरूप है जिसको बताया जा रहा है कि भाई आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, ठीक है? बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, ठीक है? मैंने वो बुरा नहीं बोला श्लोक, बट मेन पर्पस यही है कि आपको ये एक ऐसी डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी, किसी भी चीज़ में अगर लगेगा कि आप फँस रहे हैं, रह रहे हैं, तो ये आपको गाइड करके आपको वहाँ से निकाल कर आपको सही डायरेक्शन में ले जाती है। वेल टू डू करियर आपका था, वहाँ से आपने स्पिरिचुअल फील्ड में स्विच किया। तो आपका मेन पर्पस स्विच करने का क्या था? हीलिंग? ताकि आप दूसरों को हाँ, हीलिंग प्रोवाइड कर सकें? वेल जी हाँ, मैंने ये स्विच इसलिए किया क्योंकि एक तो मुझे लोगों की मदद भी करना पसंद है। हुँ, पर मदद करने से मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सब लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सेवा भाव में लग जाना चाहिए। हम लोग गृहस्थ हैं, हमको ये समझना हुँ, चाहिए, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मतलब एप्लीकेबल हैं, तो हमें उन चीज़ का ध्यान रखना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी चीज़ करता हूँ जिसमें लोगों की हेल्प भी होगी, उनकी प्रॉब्लम भी होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी वो ये है कि जब भी इंसान की लाइफ़ में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं हुँ, हीलिंग कर रहा हूँ, आपने हीलिंग का ज़िक्र किया, तो उस केस में इंसान को एक सही सोर्स नहीं मिल पाता जहाँ पर वो गाइडेंस प्राप्त करें, जहाँ से वो जान सकें कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, जहाँ से वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन ले सकें। क्योंकि होता क्या है, आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? सब अपने-अपने मेथड से कर रहे हैं, किसी का कोई मेथड है, किसी का कोई मेथड है। बट वहाँ से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, इंसान का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है क्योंकि इंसान डोर टू डोर भटकता रहता है। यहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया, इस तरह से। जबकि ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये हमको हर तरीके से ठीक कर देती है। आपका चाहे फिज़िकल इश्यू हो, आपका कोई मेंटल इश्यू हो, आपके स्पिरिचुअल इश्यूज़ हों, आपका कोई और नेगेटिव रिलेटेड कुछ भी ऐसा इश्यू हो, तो हो जाता है। तो मेरा पर्पज़ था कि मैं हीलिंग तो करूँ ही करूँ, साथ में मैं लोगों को सिखाऊँ कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी बाकी चीज़ों को ठीक करने के लिए,
उसका बहुत बेसिक में आप ये चीज़ खुद सीखें, आप अपने आप को वो डेली प्रैक्टिसेस में लाएं ताकि आप खुद स्पिरिचुअली अलाइन भी हो जाएं, आप ठीक भी रहें, और एटलीस्ट अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ दिस माइट बी द रीज़न। क्योंकि कई बार यही होता है कि बहुत, देखिए आजकल क्या ना, सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, ठीक है, और जब इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग हमेशा इंसान को अहंकार में ले आता है। तो जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती भी है और कोई इंसान को सजेशन भी देता है, तो लोग यही कहते हैं कि भाई अरे तुम तो पढ़े लिखे कम हो, तुम अंधविश्वासी हो। तो भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत आ गए हैं यहाँ यही बताने के लिए कि भाई हायर साइंस भी होती है। तो आपको अवेयरनेस होगी तो आप प्रॉपर टाइम पर एक्शन ले पाएंगे, एक्शन लेंगे तो आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके वो सारे लोग जो आपके करीबी हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ आपका जो समय है वो क्वालिटी टाइम हमेशा बना रहे। तो व्यास जी, आपने बोला कि कुंडलिनी जागरण से फिजिकल इश्यूज भी सॉल्व हो सकते हैं। तो जी। इससे ये सवाल उठता है कि कुंडलिनी शरीर में बेस्ड है कि सोल में? ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म तंत्र होता है जिसको हम सटल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। सटल बॉडी एक तरह की हमारी एनर्जी बॉडी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें से मेन 3 नाड़ियाँ होती हैं। सबसे पहले आती है कुंडलिनी, जो हमारी जो टेल बोन होती है स्पाइनल कॉर्ड की सबसे नीचे, टेल बोन, सेक्रम बोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, त्रिकाणस की, वहाँ पर वो हमारी कुंडलिनी होती है। उसके बाद आती है हमारी 3 मेजर नाड़ियाँ, यानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी होती है हमारी चंद्र नाड़ी, जो हमारे डिज़ायर्स के लिए होती है, महत्वाकांक्षाओं के लिए होती है, या फिर हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू डिज़ायर्स, वो हमारी चंद्र नाड़ी में आता है। फिर आती है हमारी पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। यहाँ पर आता है कि हम वो सारी चीज़ें जो हम कर्म भाव से करना चाहते हैं, हमारे गोल से हम कुछ पाना चाहते हैं, हम एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो वो सारा का सारा जितना काम है वो हमारा सूर्य नाड़ी में आता है। फिर आती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमारी होती है कर्म की नाड़ी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको आध्यात्मिक अनुभूतियाँ ही होती हैं। हम अपनी लाइफ में बेसिकली करते क्या है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग के बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, जहाँ से हम क्या कहते हैं, परमात्मा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है उसको हम भक्ति नाड़ी भी बोलते हैं। जब व्यक्ति कोई भक्ति में चला जाता है तो वो चंद्र नाड़ी का हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाएगा, सहज हो जाएगा, बहुत सिंपलिस्टिक हो जाएगा, है ना, आपने देखा होगा। साथ ही साथ जब व्यक्ति आता है ज्ञान मार्ग में तो वो चला जाता है सूर्य नाड़ी में। तो वहाँ पर इंसान का ज्ञानी है, आपको वो हमेशा डिबेट करता हुआ मिलेगा, क्वेश्चन करता हुआ मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन एक दिन अंधकार मतलब अहंकार में बदल जाएगा और वो शो करेगा उसके फेस पर जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो कर्म की नाड़ी है। हमको भक्ति और ज्ञान का बैलेंस बनाकर आज में जीना है, प्रेजेंट मोमेंट में। क्योंकि जो हमारी चंद्र नाड़ी है वो हमें पास्ट में ले जाती है। हम पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, लोगों के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, चीज़ों के बारे में। कोई भी भौतिक सुख जो हमारे पास अभी नहीं है और जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया था वो हमें चंद्र नाड़ी के द्वारा पास्ट में ले जाएगा। और जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं तो वो हमारा सूर्य नाड़ी की वजह से। पर ज़िंदगी ना तो फ्यूचर में है ना ही पास्ट में, क्योंकि यूनिवर्स में क्या है, जो टाइम है वो अभी है, करंट, बस प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है ना पास्ट है, सिर्फ प्रेजेंट है। तो वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी में जब हम कर्म भाव में आ जाते हैं, यानी कि हम हर चीज़ को प्रैक्टिकलिटी के साथ, अच्छे कर्मों के साथ जब हम करते हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ही हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसको हम चक्र बोलते हैं। तो सबसे पहला जो चक्र होता है वो होता है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारा जो गुदा भाग होता है, एनस होता है, वहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमारा अर्थ एलिमेंट बताता है और इसकी जो क्वालिटी होती है वो सर्वाइवल से रिलेटेड होती है। और इसकी जो ब्लॉकेज होती है वो फियर होता है। जब भी हम अपनी पर्सनल डे टू डे लाइफ में मतलब हमको समझ नहीं आता कि हमको करना क्या है, हमारी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा, हम आज सुबह उठे और हम परेशान है कि भाई आज पूरे दिन हम क्या करेंगे, हमारा दिन कैसे जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो आपका कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। और अगर आप लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम है, आपने अपना दिन पूरी अच्छी लगन के साथ बहुत अच्छे से निकाल दिया है, यानी क्या है कि आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स अच्छे हैं, तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या, आपका मूलाधार चक्र अच्छा है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। आज मतलब गणेश चतुर्थी है, ठीक है, सैटरडे भी है। तो गणेश जी की कृपा से ही हम कुंडलिनी का जागरण कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को हम गणपति बोलते हैं। तो 7 चक्र के जो गण हैं उनके जो अधिपति हैं वो गणेश जी ही हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट भी उन्हीं की कृपा से है। और जो मूलाधार के जो स्वामी हैं वो विकट गणेश ही हैं।
जो भगवान विकट मतलब गणेश जी हैं, उनका ही एक स्वरूप है जो विकट गणेश के रूप में जाना जाता है। और इससे अच्छी पहचान ये होती है मूलाधार की कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इनोसेंस आ जाती है। उसके अंदर आपको कोई विकार मिलेगा ही नहीं, मतलब उसके अंदर ना ही छल करने की भावना होगी, गलत करने की। वो बिल्कुल छोटा बच्चा आपने देखा ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको जो करना है वो करना है। उसके मन में कोई गलत भावना नहीं है किसी के लिए, उसको बस अपना एंजॉय करना है। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका मूलाधार अच्छा है, उसके अंदर इनोसेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। सेकंड चक्र हमारा होता है स्वादिष्टान चक्र, जो हमारे लोअर एब्डोमेन्स में होता है, और इसका जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट होता है। इसका काम होता है प्लेजर का, क्रिएटिविटी का, ठीक है। और जब ये चक्र हमारा काम ठीक से नहीं करता है तो उसका रीज़न होता है गिल्ट। हम किसी न किसी गिल्ट में, जब हम गिल्ट में होते हैं तो हमारा स्वादिष्टान चक्र हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। और क्योंकि ये हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो स्वादिष्टान चक्र है वो आपका एक्टिव नहीं है, मतलब डिसबैलेंस है। और इसके जो अधिपति हैं यानी कि जो डेटी हैं वो लंबोदर गणेश जी हैं। तीसरा चक्र जो आता है वो आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारा जो स्टमक होता है, जो लीवर के सेंटर में, जो स्टमक से थोड़ा नीचे वहाँ होता है, रिब केज से नीचे होता है, ठीक है। इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। इसकी जो क्वालिटी है वो है विल पावर, पीस। और जब ये डिसबैलेंस होता है तो हमारे अंदर शेम वाली भावना आती है कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम ऐसा नहीं कर पाए, हम वैसा नहीं कर पाए। और जब ये इंसान का अच्छा रहता है तो इंसान बहुत, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा। वो हमेशा सुख है, फ़र्क नहीं पड़ रहा उसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं, ख़राब हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे नहीं चल रही हैं, ठीक है। और ये इस तरह से इंसान अपनी लाइफ को अच्छे से जीता जाता है। इसके जो अधिपति यानी कि जो डेटी हैं वो गजानन गणेश जी हैं। सेकंड चक्र जो आता है वो आता है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारा जो एयर एलिमेंट है वहाँ है। जो हमारा हार्ट सेंटर, चेस्ट का सेंटर होता है, ये हमारे सेंटर में रहता है, ठीक है। और ये इसकी जो क्वालिटी है वो है बहुत ज़्यादा लव वाली, कि हर किसी के से आपके मन में प्रेम भावना जागरूक हो जाएगा, द्वेष भाव आपका खत्म हो जाएगा। और जब भी ये डिसबैलेंस होता है तो आपके अंदर ग्रीफ का अनुभूति, यानी कि आप किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, ग्रीफ आपके अंदर रहेगी, तभी ये बताएगा कि आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड है। और आपको अपनी लाइफ में लोगों से कनेक्ट करने के लिए हार्ट चक्र का एक्टिवेट, मतलब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोगों से कनेक्ट कर नहीं। और इसके जो अधिपति हैं यानी कि जो डेटी हैं वो एकदंत गणेश जी हैं। नेक्स्ट जो चक्र आता है वो आता है विशुद्धि चक्र, जो कि थ्रोट चक्र भी कहलाते हैं। वो हमारे गले में होता है, ठीक है। ये साउंड से रिलेटेड है, यानी कि वाइब्रेशंस इसको डिपिक्ट करता है। और इसकी जो क्वालिटी है वो है ट्रुथ, यानी कि आपकी वाणी जितनी शुद्ध है, आपकी वाणी जितनी अच्छी है, आपकी वाणी में जितना माधुर्य है, जितनी मिठास है, ये चक्र उतना ही आपका अच्छा काम करेगा। क्योंकि आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में लोगों की लैंग्वेज आप देखेंगे, ठीक है, वो कॉमन हो गया है, ठीक है। गाली गलौज करना, किसी को उल्टा सीधा कहना, ठीक है, चुगली करना, किसी की बुराई करना। यही रीज़न है कि लोगों का जो विशुद्धि चक्र है वो खराब है। और जब विशुद्धि चक्र खराब होता है तो आप ना यूनिवर्सली कनेक्ट नहीं हो पाते एनर्जीज के साथ। और ये ब्लॉकेज का एक रीज़न क्या है, इंसान झूठा बहुत हो जाता है, इसमें बड़ा झूठ बोलेगा, बहुत झूठ बोलेगा, छोटी छोटी बात के लिए झूठ बोलेगा। और इसके जो डेटी हैं, जो अधिपति हैं, वो है वक्रतुंड गणेश। नेक्स्ट जो चक्र है वो आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र रिलेट है हमारे लाइट से, यानी कि जो लाइट है वो आज्ञा चक्र पर आती है। और जो हमारी आज्ञा चक्र हमारा सही रहता है तो हमारी इनसाइट अच्छी रहती है, यानी कि इंट्यूशन अच्छी रहती है। हम चीज़ों को सही से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, चीज़ों को ठीक से इवेल्युएट कर पाते हैं। और जब भी ये हमारा ब्लॉक्ड रहता है तो हम बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हैं, यानी कि हमको दिमाग में लगता रहेगा अच्छा ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बट इन रियलिटी वो चीज़ नहीं हो रही। और इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फॉरगिवनेस। इंसान को क्षमा करना आना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो डेटी हैं, जो गणेश जी हैं, उनका नाम है धूम्रवर्ण गणेश। जो चौथा चक्र आता है वो आता है सहस्त्रार चक्र, जो कि फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऐसे वो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी को डिफाइन करता है, वहाँ से हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। और ये चक्र हमारे जो हेड का जो तालू भाग होता है, यानी कि जैसा आपने देखा हो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके सर पे ना एक पोर्शन होता है जो जहाँ पर हड्डी बहुत सॉफ्ट होती है, वो हमारा वही ब्रह्मरंध्र होता है, वही एरिया है, वही रीजन है जो हमको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो ये हमको वहीं से कनेक्ट करता है। और जब भी हमारा सहस्त्रार चक्र ब्लॉक होगा उसका रीज़न यही है
कि हम अर्थली अटैचमेंट्स में बहुत ज़्यादा उलझे हुए, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम परेशान हो जा रहे हैं कि मेरे से ये चला गया, मेरा वो हो गया, मेरा ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमको सहस्त्रार चक्र का हमारा डिसबैलेंस कर देती है। और अच्छा होने का मतलब हम कलेक्टिवली कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे अंदर दूसरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनुभूति आ जाती, जागृति। हम लोगों को नहीं देखते, हम उनकी चीज़ों को समझ जाते हैं। अच्छा, ये इंसान अगर किसी पर्टिकुलर वे में रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो किस वजह से कर रहा है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को डिफाइन करता है और ये हमको हायर जो पावर है वहाँ पर कनेक्ट कर लेता है। और इसके जो डेटी हैं वो है महागणेश जी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, जो मूलाधार है उसके 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, स्वादिष्ठान की 6 पंखुड़ियाँ होती हैं, मणिपुर की 10 होती हैं, अनाहत की 12 होती हैं, विशुद्धि की 16 होती हैं, आज्ञा की 2 होती है। सहस्त्रार का मतलब 1000 पंखुड़ी वाला कमल फूल। कुंडलिनी जागरण कैसे करते हैं और इसका पर्पस क्या है कुंडलिनी जागरण करने का हमारे लाइफ में? हाँ, देखिए, कुंडलिनी जागरण गुरु के सानिध्य में ही होता है, ठीक है। उसमें हम अपनी जो एनर्जीज हैं उसको मंत्रों के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू एक्टिवेट करते हैं, जागृत करते हैं। फिर उसके बाद चक्रों को जागृत करते हैं, वहाँ पर जो भी डेटीज हैं उनकी स्थापना करते हैं, उनकी एनर्जीज का, ताकि वो उन एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करके रखें। आपको जहाँ भी उस पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर पे, चक्रा पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो आपको गाइडेंस भी दें। साथ ही साथ आपको आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें। उसके साथ साथ आपको आपकी जो हायर कॉलिंग है उसके साथ भी कनेक्ट करें। देखिए, होता क्या है कि इंसान सिर्फ मैं करता रहता है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आप जब तक मैं करते रहेंगे तब तक आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब आप कंट्रीब्यूशन में आते हैं, यूनिवर्स कहता है आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता आप मतलब कितना कंट्रीब्यूट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक आपके अंदर देने का भाव नहीं आएगा तब तक आपको प्राप्त भी नहीं होगा। तो ये आपको हायर कॉलिंग के साथ जुड़ता है। तो आप जब कंट्रीब्यूट करते हो तो आपकी वाइब्रेशन रेज करता है, आप अंदर से सच्चिदानंद को एक्सपीरियंस करते हो, बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। साथ ही साथ आपकी लाइफ की सारी और जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो धीरे धीरे करके ठीक होती आती है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो। तो जो भी इश्यूज हैं वो ठीक होते आते हैं। और जब इंसान आत्म भाव में रहता है, यानी कि बिल्कुल सुख का आनंद लेते हुए रहता है, तो आधी चीज़ें तो उसकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। कुंडलिनी जागरण में गुरु का क्या रोल है? हाँ, कुंडलिनी जागरण में गुरु का बहुत रोल है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर 2 बातें बताना चाहूँगा। एक होता है जीवंत गुरु, ठीक है, और एक होता है समाधिस्थ गुरु। समाधिस्थ गुरु वो होता है कि जो अभी उस सूक्ष्म रूप में, एनर्जी के रूप में वो संसार में है पर आपके साथ नहीं है। भाई उनके कुछ दिशा निर्देश हैं जो दिए जा चुके हैं, बताए जा चुके हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। और फिर एक होता है हमारा जीवंत गुरु। जीवंत गुरु ऐसे हो गया जो हमारे साक्षात हमारे साथ रहता है। तो आपका अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिकता में जाना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो सबसे पहले अगर उसके पास गुरु नहीं है तो उसको जाना चाहिए एक ऐसे गुरु के पास जो समाधिस्थ गुरु है। वो कोई भी हो सकता है, आपके कोई भी नॉर्मल गुरु थे, जैसे अपने वाहे गुरु जी हो गए, ठीक है, ये भी एक गुरु ही है, धर्म गुरु हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। तो आप अपने ऐसे कोई भी गुरु हैं उनसे प्रे कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो वो आपकी लाइफ में आपके पास एक जीवंत गुरु लेकर आएंगे। जीवंत गुरु का जो फायदा है वो इतना होता है कि आपके मन में 1000 सवाल होते हैं। अब 1000 सवाल का जो जवाब है यूनिवर्स आपको देता है। जैसे मेरे पास पहले जो गुरु थे वो समाधिस्थ गुरु थे, तो मेरे पास बड़े सवाल आते थे। वो बात अलग है, मेरे सारे सवालों का जवाब मिला, लेकिन कब मिला? वो यूनिवर्स की टाइमिंग थी। मेरी इच्छा से नहीं मिला कि मेरे को आज चाहिए, मेरे को अभी बता दो। वो अपने आप टाइमिंग खुद उसकी आती गई, सवाल के जवाब मिलते चले गए। लेकिन जब जीवंत गुरु होता है तो हम साथ में बैठ के ना सवाल पूछ सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते हैं जहाँ पर हमको नहीं समझ में आता हम क्या करें, तो हम इमीडिएटली उनका आंसर जानना चाहते हैं। तो वहाँ पर गुरु का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात, जब क्या होता है, एक गुरु जिसको अपने गुरु से ये कुंडलिनी जागरण कराने की परमिशन होती है, अधिकृत होता है, तब आपका जो कुंडलिनी जागरण है वो बिल्कुल सही दिशा में जाएगा ही जाएगा। पर जब कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ सीख लिया, कहीं से जान लिया, और वो फोर्सफुली कुंडलिनी का जागरण करेगा, तब कुंडलिनी उसको उसका विनाश कर देगी। कुंडलिनी एनर्जी जितनी सेंसिटिव है, जितनी पावरफुल है, उतनी ही ज़्यादा प्राइमोर्डियल है, तो बहुत उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है एनर्जी का, ठीक है। और उसमें आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, फिजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। और जीवंत गुरु होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्म की शुरुआत करता है उसको ना बेसिक्स पता नहीं होते, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम ये आती है कि भाई हमको अपनी एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट करनी है। सबसे ज़रूरी ये जानना होता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, ताकि आपकी जो ये जर्नी है, यात्रा है आध्यात्मिक की, इसमें कोई दिक्कत ना आए। कई बार क्या होता है, हमको नज़र लग जाती है ना।
कई बार कहीं किसी के यहाँ पितरों की समस्या होती है, या कहीं पर किसी के यहाँ नेगेटिविटी की दिक्कत है, या फिर कहीं निकल गए तो किसी एनर्जी का ऐसा सामना हो गया जिससे उनकी एनर्जी ड्रेन हो गई, एनर्जी एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे केस में गुरु इंसान को वो सारी मेथड्स बताता है, वो सारी प्रक्रियाएँ बताता है, जिससे कि आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, अपने आप को बचाना है। आपने क्या प्राप्त किया वो बात की बात है, सबसे पहले है जो आपके पास है उसको बचाना। तो गुरु के होने से आपको ये सारे प्रिकॉशंस पता चलते हैं कि आपको क्या-क्या नहीं करना है, किस-किस चीज़ से बचना है, ताकि आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सको। और जब व्यक्ति के पास गुरु नहीं होता, आपके पास सही गाइडेंस नहीं होती, तो आप करना शुरू कर देते हो। वो आपकी किस्मत अच्छी है, परमात्मा की कृपा हो गई, भाई कुछ नहीं हुआ। लेकिन अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि लोगों ने कुंडलिनी जागरण शुरू करा या फिर जाप करा या कुछ करा तो उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। रीज़न क्या है? उनकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती, उनके या तो परिवार में कोई पितृदोष निकलेगा, या फिर कोई नेगेटिविटी का निकलेगा, या कोई नज़र दोष निकलेगा, जिसकी वजह से वो जितना भी वो एनर्जी का फ्लो उनके अंदर बन रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कुंडलिनी जागरण करते हैं तो हम बेसिकली क्या है, वो जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, अब उसको हम अपने शरीर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं? कि वहाँ पर जो भगवान का विग्रह है, जो गर्भगृह में, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहाँ जब जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो वो एनर्जी जब हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है तो हमको बहुत ज़्यादा आत्म भाव मिलता है, हम बहुत सुख की अनुभूति फ़ील करते हैं, शांत महसूस करते हैं। अब हम कुंडलिनी एक्टिवेशन के टाइम में वही एनर्जी हम रिक्रिएट कर रहे हैं। अब जब रिक्रिएट करते हैं, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो सोर्स ऑफ एनर्जी अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो फ्यूल है उस हर तरह की एनर्जी के लिए जो किसी भी तरीके से उसको पाना चाहती है, और उसकी इंटेंशन पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केस में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बताएगा कि आपको अपनी एनर्जीज़ को कैसे बचाना है। और इन केस अगर आप किसी ऐसी चीज़ से अफ़ेक्ट हो भी जाते हो तो गुरु आपको वहाँ से निकाल कर ले आएगा। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं? कि वहाँ पर जो भगवान का विग्रह है, जो गर्भगृह में, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहाँ जब जा तो इससे तो पता चलता है कि जीवंत गुरु का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। पर कलयुग में कैसे पता चलेगा कि कौन-सा गुरु सही है हमारे लिए? एक अच्छा गुरु वही होता है जो हमेशा आपको आगे की ओर लेकर जाए। हर गुरु का अपना एक काम है, उसका एक अपना स्पेशलाइज़ेशन है। जैसे हम स्कूल में होते हैं तो पहले हम नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, फिर हम प्रोग्रेस करते 10th क्लियर करते हैं, 12th क्लियर करते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं। तो सेम ये भी वही यात्रा है। अच्छा गुरु वही है जो अपने पास से तुमको दूसरे गुरु के पास भेजेगा। क्योंकि उसका मकसद क्या है, भाई मेरे से सारा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान तुमने सीख लिया, अब यहाँ से आगे की जो जर्नी है, अब आप वहाँ जाओ, वहाँ जाकर सीखो। जैसे कि हमारे देश में आपने देखा कि अलग-अलग ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए गए, या अलग-अलग शक्तिपीठ है क्यों बनाए? वो हर एक अलग-अलग जगह एक अलग-अलग एनर्जी सेंटर है। अगर आपको सब कुछ सीखना है, जानना है, समझना है, तो आपको उन एनर्जी सेंटर्स पे जाकर उस एनर्जी को एहसास करना पड़ेगा, उसको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ताकि उसको जान सको। तो वैसे ही एक अच्छा गुरु आपको अपना तो संपूर्ण ज्ञान देगा ही देगा, बाकी आपको ये भी बताएगा कि अब यहाँ से आगे जाइए आप दूसरी जगह पर। जैसे आपने रामायण देखी हो तो भगवान जो राम थे वो भारद्वाज ऋषि के शिष्य थे, लेकिन बाद में दूसरे ऋषि आए, ठीक है, विश्वामित्र जी आए, तो उन्होंने उनके साथ भेज दिया। तो अच्छा गुरु कभी आपको रोकेगा ही नहीं, बांधेगा ही नहीं, वो आपको फ्री कर देगा कि जाओ, सीखो, जानो, एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ो। अब बात आती है कि एक अच्छा गुरु आपको कहाँ से मिले। देखिए, अच्छे गुरु की परिभाषा ये नहीं होगी कि किसी ने बहुत ज़्यादा ज्ञान क्या अर्जित कर लिया, क्या उसने कितने शास्त्र पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, ये सब पढ़ा हो तो अच्छी बात है। पर सबसे अच्छी बात है कि आपको ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर अच्छे अनुभव होते हैं या नहीं होते। और जो कुंडलिनी है, जब आप कुंडलिनी के लिए बैठते हैं, जब आप माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ आदिशक्ति से साक्षात प्रार्थना करते हैं, तो माँ आदिशक्ति आपके हृदय में रहती है, वो आपके अंदर ही है। तो वो आपके अंदर खुद अनुभव करा देंगी कि हाँ, आप सही जगह पर कनेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। अगर आपको किसी के साथ बैठकर, किसी की वाणी अच्छी है, बातें अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ बैठकर आपको एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, वाइब अच्छी नहीं आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दैट मीन्स कि वो जगह आपके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इंसान अच्छा नहीं है, पर शायद वो आपके लिए नहीं है। तो इसलिए आपको अगर कोई व्यक्ति मिले तो आप ऐसी जगह पर, कोई धाम है, कोई जगह है, मंदिर है, वहाँ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, शांति से। मेडिटेशन नहीं है तो शांति से बैठ जाइए। अगर आपको अपने अंतर मन में सुख की अनुभूति होती है, शांति का एहसास होता है, मतलब है कि ये जगह आपके लिए सही है। तो आपकी बातों से तो पता चल रहा है कि कुंडलिनी जागरण एक ग्रोथ का, कांस्टेंट ग्रोथ का एक जर्नी है। तो बिल्कुल। उसका कोई डेस्टिनेशन है कि कांस्टेंट ग्रोथ ही है उसका? हाँ, इसकी डेस्टिनेशन सिर्फ ये है कि आपके लास्ट ब्रेथ तक आपके कर्म इतने अच्छे रहें कि देखिए, होता क्या है, जो हमारी आत्मा है वो हमारे हृदय में रहती है, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में हमारी आत्मा रहती है। भगवान शिव शक्ति स्वरूप में, पिंड रूपी रूप में वो वहाँ विराजमान रहते हैं। तो हमको अपने अच्छे कर्मों से उस आत्मा के भाव को, जैसे मैंने अभी कई बार शब्द इस्तेमाल किया, आत्मभाव, तो हमको आत्मभाव में जाना। आत्मभाव का मतलब होता है कि हमको शरीर की डिजायर्स छोड़ देनी है। शरीर की डिजायर छोड़ने वाला भी नहीं, खाना पीना छोड़ देना है, आपको सब चीज़ें करनी है, लेकिन सिर्फ उतनी करनी कि आप एक्सेस ना कर दो।
आपकी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी फुलफिल कीजिए, बट ओवर नहीं कीजिए। साथ में आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, आपकी जो प्रैक्टिस है उसको कीजिए, ताकि जो आत्मा है आपकी वो आपके हृदय से निकल के जो ऊपर के चक्र हैं वहाँ जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी संत महापुरुष हैं वो हमेशा जब भी प्राण त्यागते हैं, अगर आपने नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने अपनी जब अपना देह त्यागा था तो उन्होंने अपने सहस्त्रार कमल से त्यागा था, यानी कि उनकी आत्मा ने जो हमारा सहस्त्रार चक्र यहाँ था यहाँ से निकली है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र के ऊपर 2 चक्र हैं, अर्धबिंदु बिंदु चक्र हैं, सदाशिव वहाँ पर विराजमान है। तो मोक्ष की जो प्राप्ति है जिसको लोग कहते हैं वो तभी पॉसिबल है कि आपके कर्म इतने अच्छे हों कि आत्मा आपके हृदय से निकल कर आपके सहस्त्रार में आ गई, और फिर वहाँ से वो परमात्मा, यूनिवर्स कह लो, कॉस्मिक एनर्जी कह लो, सदाशिव कह लो, ठीक है, ओमकार कह लो, उस जो सर्वशक्तिमान शक्ति है उसमें जाकर आपकी आत्मा विलीन हो गई। तो यही हमारा पर्पस है कि आपने अपनी मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें पूरी कर ली, आपने जो कंट्रीब्यूशन करना था, जैसे गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है और संन्यास होता है, तो वानप्रस्थ का पर्पस ये है कि आप कंट्रीब्यूशन में आ गए। अब आप लोगों की सेवा कर रहे हो, लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, आप अपनी भी आध्यात्मिक जर्नी पर हो और दूसरों को भी बता रहे हो। अब आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, दूसरों के लिए जी रहे हो। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन लोगों ने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली, तो आज के टाइम में क्या करते हैं, चैरिटीज करते हैं। वही एक चीज़ कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक तरह का वानप्रस्थी है। वानप्रस्थ में और भी चीज़ें होती है, गुरु का ढूंढना, ठीक है, बट जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर सकते हैं। अब हम अपने लिए ना जीकर हम दूसरों के लिए जिए। फिर उसके बाद है संन्यास। संन्यास मतलब अब हम सांसारिक चीज़ों के सुखों से दूर हैं, अब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं उस परमात्मा से मिलन की, ताकि हम अपने कर्मों में, हम अपने भाव में, अपने विचारों में उस परम तत्व का ही पूर्ण तरह से एहसास रखें, उसका चिंतन रखें, उसके बारे में ही विचार करें, ताकि अब जो जर्नी हमारी यहाँ से शुरू होगी ऊपर के लोगों की, ठीक है, ठीक है, शास्त्रीय ढंग से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप कहीं ना कहीं तो आप ये सोचेंगे ना आपकी लाइफ में अच्छा करा नहीं करा। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी थ्रू आउट द जर्नी उनकी जो लाइफ की रही है बहुत अच्छी, लेकिन जब 50s क्रॉस करते हैं, 60s क्रॉस करते हैं, तो बहुत अकेले पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई है। अब उनके पास कुछ है नहीं, वो करें क्या? हायर कॉन्शियसनेस से वो कभी जुड़े नहीं, और जिस एज में हैं उस एज में उनकी चंद्र नाड़ी इतनी एक्टिव है, क्योंकि पास्ट के बारे में वो इतना सोचते हैं। यही रीज़न है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पैरालिसिस अटैक हो जाता है। लकवा जिनको मार जाता है वो यही है, बहुत ज़्यादा एक्सेस पास्ट में देखोगे, और उनका लकवा भी जो मारेगा वो लेफ्ट बॉडी ही होगी, उनकी लेफ्ट पोर्शन है यही एक्टिव काम, इसी साइड पर आप उनका लकवा मारेगा। उनसे पूछो, यही सारे लक्षण मिलेंगे। तो आप अगर अभी से इन चीज़ों की तैयारी करेंगे, 15 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम अगर आप अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपका वो जो एक टाइम आएगा जो 50s के बाद है, 60s के बाद है। अक्सर लोग क्या हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो भाई हर व्यक्ति की एक पर्पस होना चाहिए कि जब भी उसका अंत समय आए तो वह रोगी की तरह नहीं जाए, एक योगी की तरह जाए। और योगी की तरह जाने के लिए आपका मन शुद्ध होना जरूरी है, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, और जब ये शुद्ध है तो आपका आत्मा का भाव शुद्ध हो ही जाएगा। तो फिर यहाँ से आपकी जो ऊपर की जो, अब ऊपर क्या होगा वो बात की बात है, पर एटलीस्ट आपके एक्शंस तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे। ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ये सारे चक्र हमसे बेटर होते हैं। जी हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो वो देखिए, जो जीवन का जो प्रोसेस है वो चक्रास के थ्रू ही है, ठीक है। तो जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, वूम्ब में होता है, तो जब उसका निर्माण होता है तो सबसे पहले जो उसके शरीर की रचना है वो एनस से ही होती है, जहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र है। अगर आप साइंटिफिकली भी आप अगर जाएंगे देखने, तो मॉडर्न साइंस भी यही बात बताती है। तो सबसे पहले वही चक्र हमारा बनता है। फिर जब बच्चा आता है, जन्म लेता है, तो वो रीजन पूरा मूलाधार ही है। माँ भी उस पूरे एक प्रोसेस, एनर्जेटिक प्रोसेस है, वो पूरा कॉस्मिक वहाँ पर एक फिनोमेना चल रहा है। जब बच्चा आता है तो उसके सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। 5 साल की उम्र के बाद से, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, वो कभी कभी बताते हैं मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, या फिर मेरे से कोई बात कर रहा था। रीज़न क्या है, उनके अंदर वो हायर एनर्जीज पहले से ही हैं, बस क्योंकि छोटे हैं उनको पता नहीं है तो कैसे करना है। फिर 5 साल की उम्र के बाद से क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा समझदार होने लग जाता है, ठीक है। तो अब फिर हम उसको जो संसारिक संस्कार हैं उनमें ले आते हैं कि बेटा ये पढ़ो, ये बोलो, ये करो, ऐसा करो, वैसे करो। आज के ज़माने में जो ये हमारी आध्यात्मिक धरोहर है ये उतनी ज़्यादा रह नहीं गई है। तो फैमिलीज़ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो धीरे धीरे करके ये जो एनर्जी है, कुंडलिनी है, ये सुसुप्त हो जाती है, यानी कि डोरमेंट हो जाती है, और ये इनएक्टिव होते होते जो उसका बेसिक फंक्शन है हमारी लाइफ के, सिर्फ उतने ही इसके रह जाते हैं। और 15 साल की उम्र तक आते आते तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल डोरमेंट हो जाती है। जो बेसिक काम है आपके वही सारे रह जाते हैं और कुछ नहीं रहते, बाकी सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही चलती रहती है। उससे पहले की एज में आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं,
जैसे बच्चे होते हैं ना, कई बार बताते कि मैंने ये देख लिया, वो आपके साथ भी शायद हुआ होगा बचपन में कोई एक्सपीरियंस, तो वैसे। और बड़े होते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट होती है, तो फिर तब आपको हेल्प चाहिए होती है कि भाई हम इसको किस तरह से दोबारा एक्टिवेट करें। तो परफेक्ट एज क्या है कि हम कुंडलिनी पे हमारा काम शुरू करें? देखिए, वैसे तो बचपन से ही लोगों को अपने बच्चों को थोड़ा-थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए हमारे शास्त्र, मतलब हमारे धर्म के उसमें मार्ग में। जैसे कि योगासन, योगा वगैरह करना चाहिए। मेडिटेशन तो देखिए, निःशब्द मेडिटेशन तो कोई भी कर सकता है ना, वो तो कोई भी कर सकता है। अपने बच्चों को आप बता सकते हैं कि भाई बैठ जाओ, मेडिटेशन करो। जैसे मेरे घर में बच्चे हैं, मैं उनको अपने साथ बिठा लेता हूँ, तो ये चीज़। लेकिन आपको जब प्रॉपर वे में स्टार्ट करना है तो 14 की एज के बाद से आप इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है वो संकोच बहुत करता है। अगर उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, इसको वो नहीं समझ पा रहा, नहीं बता पा रहा, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या फिर बताता है तो उसके बताने का तरीका वो बच्चों वाला होता है, तो लोग उसको समझ नहीं पाते। तो 14-15 साल की उम्र के बाद से आप ये चीज़ को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आप जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या फिर गुरु के सानिध्य में रहकर भी आप इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। पर बेसिक आपकी चीज़ें करनी चाहिए। आपको फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, मेडिटेशन कॉन्स्टेंटली करना चाहिए, और जाप कर सकते हैं तो जाप। और अगर आप कहीं से सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जैसे मैं करवाता हूँ, तो आप गुरु के सानिध्य में रह के वो कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ना आपका चित्त एक्टिवेट हो जाता है। जब चित्त एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, आज के टाइम में अब बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम क्या रहती है कि भाई हमने जो पढ़ा याद नहीं रहता, मेमोरी वीक है, यानी कि आगे चक्कर खराब है। तो जब हमारा चित्त एक्टिवेट रहता है, चित्त अच्छा रहता है, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आपने क्लास में बैठे, आप सतर्क होकर बैठे, कॉन्शियस होकर बैठे हो क्लास में, तो आपको एक बार में ही मैक्सिमम चीज़ें आपकी दिमाग में आपकी स्टोर हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा उसको रिकॉल करना नहीं पड़ेगा, बार बार हर बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार में पढ़ने में आपकी वो चीज़ बस गई, क्योंकि आप अब क्या कर रहे हैं, चित्त क्या है, बेसिकली जो आत्मा की हायर कॉन्शियसनेस है वो चित्त है। और जैसे आपने सुना होगा, आकाशिक रिकॉर्ड सुना होगा, ठीक है, तो यूनिवर्सल एक स्टोरेज लाइब्रेरी है वैसा। तो जब आप उससे पढ़ते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में आ जाता है। वो आपकी मेमोरी में नहीं होता, वो आपकी बस पार्ट ऑफ द प्रोसेस हो जाता है। आपको पता होता है कि हाँ ये ऐसे, आपको इमोशनली अच्छा बना देता है। आप दूसरों की प्रॉब्लम समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, आप हेल्पफुल रहते हैं, काइंड हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को ईज़िली समझ पाते हैं जो दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी ओवरऑल लाइफ के सारे ही जितने मेजर एरियाज़ हैं, आपका हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, मनी हो गया, तो ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर आप वही तरीके फॉलो कर रहे हो जो सही तरीके। और आप जब सही तरीके से काम करते हो, चीज़ें करते हो, तो यूनिवर्स है वो आपको सपोर्ट करता है आपकी ग्रोथ में। मेजर चेंजेस जो मैंने फील किए, एक तो मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत ठीक हो गए। मेरे पीछे कुछ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे कुछ और इश्यूज भी हुए थे, तो एक तो वो बहुत अच्छे हो गए, ठीक है। साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, हल्का फुल्का होगा तो वो खुद ठीक हो जाता है, मेजर हेल्थ इशू नहीं है। मेरी आई साइट वीक थी, सबसे पहले मेरी आई साइट ठीक हो गई, चश्मा मेरा हट गया। फिर इसके साथ साथ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के लिए, दुनिया के लिए, वो समझ मेरी अच्छी होगी, मेंटल क्लैरिटी मुझे बहुत मिल गई। इसके अलावा मुझे, जैसे जो थर्ड आई होती है, ठीक है, जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो मेरी वो बहुत अच्छी है। मैंने बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस करे थर्ड आई के थ्रू, ठीक है, तो वो मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे, जो मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं उसके। तो वो थर्ड आई का एक्सपीरियंस जो था ना, वो बहुत अच्छा था। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, इंट्यूशन आपकी अच्छी कर देती है। कि कई बार क्या होता है, आप कहीं जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो आपको बता देती है, आपको पता चल जाता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं जाने से कुछ इशू आ सकता है, तो आपको वो चीज़ कभी कभी दिख जाती है, कभी समझ भी आ जाती है, दोनों ही तरीके। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि आपको जो इन्हेंस्ड, जो आपकी जो इंट्यूशन है, वो आपको इतना ज़्यादा गाइड करती है कि आपको मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ में उठा के चला रहा है, आपको कुछ करना नहीं, बस आप बैठे हो और सारा काम आपका होता जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा था। और थर्ड आई एक्सपीरियंस तो खैर अल्टीमेट रहती हैं, उसमें मैंने एस्ट्रल ट्रैवल भी किया है, लोक दर्शन भी मैंने किए हैं, डायमेंशंस में ट्रैवल करना, ठीक है, वो भी मैंने किया है। और जैसे बहुत सारी क्रीचर्स होते हैं, सुपरनेचुरल बीइंग्स हैं, उनका भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो हाँ, ये एक चीज़ है जो बहुत फैसिनेटिंग भी लगती थी। मेरा स्टार्ट में मन भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों को जानने का था, फैसिनेशन बहुत थी मेरी, तो ये चीज़ें जब हुई तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी आया, मज़ा भी आया। व्यास जी, क्या आप इससे रिलेटेड कोई स्टोरी टाइम बताना चाहिए हम?
जो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए? ठीक है, मैं आपको एक अपना छोटेपन का एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मैं अपने स्कूल में था, तो वहाँ का एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मैं समझ नहीं पाया अभी तक क्या था, लेकिन काफ़ी फ़ैसिनेटिंग सा था मेरे लिए वो। तो ये बात है हमारी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के टाइम की। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम बच्चे होते हैं। तो किसी रीज़न की वजह से मेरा मूड ज़्यादा अच्छा था नहीं, अपसेट था मेरा मूड काफ़ी। तो क्योंकि मैं 12th में था उस टाइम पर, और मैं सीनियर था वहाँ पर, ठीक है। तो जब डिनर हुआ तो हम लोग बेल बजा दिया करते थे डिनर करने की, डिनर कंप्लीट हो गया, प्रेयर हुई और डिनर हो गया। तो उस दिन मूड अच्छा था, मैंने खाना नहीं खाया, मैं गया, मैंने बेल बजाई और एकदम से मैंने डिनर कंप्लीट करवा दिया। वहाँ से निकल के मैं जो अपने सीनियर हाउसेस थे वहाँ की तरफ निकल गया। तो एक तो रास्ता था स्टेयर्स से जाने का, और एक था पगडंडी वाला कच्चा रास्ता। तो मैं अक्सर कच्चे रास्ते से जाता था, शॉर्ट पड़ता था मेरे को, तो मैं वहाँ से चला गया। तो जो बच्चे थे वो पीछे थे काफ़ी, और मैं बहुत ज़्यादा आगे था। तो जैसे ही मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर हमारा बास्केटबॉल कोर्ट था, और जैसे मैं बास्केटबॉल कोर्ट में पहुँचा, एकदम से लाइट भाग गई। जबकि नैनीताल में लाइट भागती नहीं, मैं नैनीताल से स्कूलिंग की है, तो भागती नहीं है लाइट। वहाँ पर यूजुअली शाम को 5:55 पे 5 मिनट के लिए लाइट भागती थी बस, और एकदम से लाइट भाग गई। तो पहले तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई ये क्या हुआ। तो फिर मैंने कहा मैं डर क्यों रहा हूँ, स्कूल में हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वो डिनर के टाइम पर जो हॉस्टल में हाउस मास्टर रहते हैं, उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग आकर वहाँ पर घूमते रहते हैं। तो मैं कहा कोई ना कोई घूम ही रहा होगा, क्या टेंशन है। और जब मैंने ठीक से देखा ऐसे घुमा के, तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा है। अच्छा, एक चीज़ और पिक्यूलियर थी उस टाइम पर, वो ये था कि मुझे किसी की आवाज़ नहीं आती। मतलब बड़ा हल्ला होता है, पैरों की कदम, कुछ आवाज़ नहीं थी, कंप्लीट यस जी, आपकी कंप्लीट। वॉइस चिपक रही है। आपकी अब वॉइस ठीक है, चिपक गई। आवाज़ ठीक है मेरी? हाँ हाँ, नेटवर्क आपकी थोड़ा आवाज जा रहा कहाँ है। से गई? आवाज नहीं आ रही थी, वहां से गई। अच्छा, ओके। अच्छा, वो चीज़ अब इंटरफेरेंस डाल रही है, ठीक है। हाँ, तो तो मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आई। हाँ, वो नहीं चाहती कि उसके बारे में पता चले इसलिए, ठीक है। तो हाँ, तो मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई, और मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, बट ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। बड़ा था मैं, घूमने निकल जाता था, बहुत डेयरिंग सा था मैं स्कूल लाइफ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने सोचा अरे यहाँ गार्ड रहते हैं, हमारे स्कूल में हमेशा गार्ड रहता था हर जगह। तो मैं गार्ड दाजू होंगे आराम से, क्या टेंशन है, आराम से। अब मैंने ठीक से देखा, वहाँ कोई नहीं था। और फिर मैंने बहुत जो अजीब सी चीज़ फील करी, वो ये थी कि जो वो एयर थी ना, वो स्मोकी एयर थी, जैसे काले काले रंग की कोई धुंध सी उड़ रही, बिल्कुल काले काले रंग की धुंध। अब मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मैं वहाँ पर तो हूँ लेकिन वहाँ पर नहीं। मुझे बाद में पता लगा कि वो एक तरह का इंटर डायमेंशनल कोई एक्सपीरियंस था, जिसमें अब मेरी कॉन्शियसनेस गई, बॉडी गई, आई डोंट नो क्या था। पर मैं उस टाइम पर वहाँ पर तो था, वहाँ फिजिकली वहाँ मौजूद था, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस कहीं और थी। सेम सब कुछ था, आसपास की लोकेशन सारी थी, पर वहाँ कोई इंसान नहीं था, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी किसी की। और साथ ही साथ मुझे हर तरफ डार्क डार्क, बिल्कुल काला काला सा, बिल्कुल स्मोकी रहता है, जैसे सर्दियों में कोहरा आता है वाइट वाइट, बस वैसे ही डार्क डार्क टाइप का था हर जगह। और मैं बड़ा टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार ये क्या है, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत ईरी वाइब आ रही थी, और मैं बहुत बचपन से ही ना इस तरह की एनर्जीज को ना फील कर लेता था, महसूस कर लेता था कि अगर कुछ ऐसा है, और मुझे बहुत पिक्युलर वाइब आ रही थी। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने कहा नहीं है, कुछ ना कुछ ठीक होगा। बस मैंने इतना सोचा, एकदम से ही मेरे सर में ऐसा लगा जैसे किसी के चोट मार देते ना, एकदम से जैसे वो सरिये जैसी आवाज़ आती है, जैसे कानों में बचपन वो टीवी की आवाज़ नहीं आती थी, वो मेटेलिक सी साउंड मेरे कानों में बहुत तेज से मेटेलिक साउंड है, मेरे कान में बहुत दर्द हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे जस्ट पीछे ढेर सारे बच्चे थे। आवाज़ें आई एकदम सी, आवाज़ें आई एकदम कानों में, जैसे किसी ने वॉल्यूम ऑन कर दिया हो, एकदम आवाज़ आई, सर में दर्द हुआ। मेरे जस्ट सामने हाउस मास्टर्स की फैमिलीज भी बैठी हुई थी, बच्चे भी थे, और कॉर्नर पे आगे जाके वो जो गार्ड दाजू रहते हैं वो भी थे। और उससे पहले मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, ना कुछ सुनाई दे रहा था। तो ये एक मेरा वन ऑफ द मतलब काफ़ी पहला एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एक एक्सपीरियंस और था, चलो अगर आपको हो तो मैं बता दे रहा हूँ। सेम उसी ड्यूरेशन का ही था, और मुझे वहाँ पर पता था कि कोई एनर्जी थी जो बेसिकली मुझे टारगेट करती थी, वो आई डोंट नो व्हाई। और वो मैं जिस हॉस्टल में था वहाँ पर ना थर्सडे को थोड़ा सा ऐसा रहता था, सब बच्चे जल्दी सो जाया करते थे। और मेरा फॉर्चुनेट मतलब मेरा इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब थी कि हर थर्सडे को रात के स्पेसिफिकली 3 बजे मेरी आँख ज़रूर खुलती थी, और मेरे को वॉशरूम जाना होता था, उसी के लिए मेरी आँख खुलती थी। और उस टाइम एक ऐसा टाइम चलता था वहाँ पर भाई, कोई बच्चा ना, मतलब पूरे हाउस में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था इस तरह की। और रात के 3 बजे तो आप सोचो सब सो रहे हैं, और डर के मारे सब सो रहे हैं।
इवन रात को 11 बजे जब हमारा प्रेप टाइम कंप्लीट होता था, 11:30 बजे, मतलब प्रेप टाइम मतलब हम हॉस्टल में आकर भी पढ़ते थे, तो 11:30 बजे हम अपनी पढ़ाई करके जब जाते थे, तो थर्सडे के दिन वॉशरूम भी जाना होता था तो ग्रुप्स बना के जाते थे, और आवाज़ किसी की नहीं आई। 100 बच्चे, सारे के सारे शरारती बच्चे हैं, फिर भी एक ड्रॉप नहीं आती थी। तो ये मेरे साथ बहुत रहता था। तो जब मैं सीनियर स्कूल में मतलब 12th में था, तो थोड़ा ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये शुरू हुआ था मेरे लॉकर के, जो मेरा लॉकर था उसके जस्ट बगल में एक रूम था जहाँ पर ये बताते हैं वो जो भी इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था, और जस्ट मेरा लॉकर वहीं था। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरे लॉकर के ऊपर की जो वो थी ट्यूबलाइट थी वो ख़राब हो गई। तो मैं हाउस कैप्टन था, तो जो हाउस वार्डन थे, दाजू थे, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा दाजू ये जो लाइट है ठीक करवा देना। उन्होंने कहा ठीक है भैया। शाम को आया, उन्होंने ठीक करवा दी। शाम को ठीक था, सुबह को फिर से वो फ्लिकरिंग, रात को फिर से फ्लिकरिंग होने लगी, फिर परेशान करा। तो ऐसा 2-3 दिन चला। मैंने उनको 2-3 दिन बोला वो हर दिन चेंज करवा दे, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। अब एक दिन मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा दाजू क्या कर रहे हो, आपको मैंने बोला बार रात को दिक्कत पड़ती है, इधर लाइट भी कम है। तो उन्होंने कहा भैया मैंने चेंज करवा दी, मैंने इसकी टेस्टर भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज करवा दिया। अब मैंने कहा पता नहीं क्या समस्या है भाई, ये क्यों ऐसी हो रही है। अच्छा, मैं करता क्या था 12th क्लास में, मैं रात को जब डिनर से आते थे तो हमारा टी टाइम होता था, चाय वगैरह पी फिर पढ़ने बैठ जाते थे। चेंज नहीं करता था मैं, रात के 12 बजे 1 बजे फिर जाता था मैं चेंज करने के लिए, और फिर वापस आके पढ़ता था। और जो हमारा लॉकर रूम था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, और जो हमारा हॉस्टल था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, यानी कि जहाँ हमारा डॉर्मेट्री थी और प्रिपरेशन हॉल था वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था ऐसे। अब मैं वहाँ रात को गया, मैंने अपना सिर्फ लोअर चेंज किया है, ऊपर मैंने कुछ नहीं पहना है, और वो लाइट वो फ्लिक ऑन ऑफ होने लगी। और क्योंकि मुझे वाइब्रेशन आ जाती थी, मुझे फील हो जाता था, मैं समझ गया यहाँ कुछ तो ऐसा है भाई जो गड़बड़ है, मतलब ये कुछ तो ऐसा है जो पंगे दे रहा है। अब क्योंकि बच्चा था, नादान था, ऊपर से डेयरिंग कुछ ज़्यादा ही था, वही गलती जो सब करते हैं, मैंने उसको चैलेंज कर दिया। कभी भी ऐसा कुछ हो, जो चीज़ आपको दिख नहीं सकती, गलती से उसको चैलेंज मत कर देना। मैंने उसको कर दिया चैलेंज कि अच्छा इतना ही तुझे है ना, तो एक काम कर, दिखा तू है क्या। यकीन मानो, पूरे जो नीचे लॉकर रूम था उसमें अराउंड 50 से भी ज़्यादा ट्यूबलाइट्स थी। भाई कितनी ट्यूबलाइट खराब हो सकती है। जो वॉशरूम था, मतलब पूरा वॉशरूम अलग है, वहीं अटैच में ही है पूरा बहुत बड़ा वॉशरूम होता था, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। तो जो जहाँ 50 बच्चे हो तो उसकी अकॉर्डिंगली सब कुछ बड़ा। वॉशरूम की सारी लाइटें, लॉकर रूम की अराउंड 100 लाइट होंगी वहाँ, ट्यूबलाइट, सारी की सारी लाइटें सिंक्रोनाइज में ऑन ऑफ ऐसे हो रही थी। और जो मेरी फटी है, इवन मुझे अभी भी गूस बम्स आ रहे हैं सोच के, इवन आई एम गेटिंग गूस बम्स राइट नाउ। इतनी खतरनाक वाली हालत खराब है। मैंने कहा भाई आज ये मैंने औकात से बड़ा पंगा ले लिया है। ठीक है, यकीन मानो उस टाइम पर स्नोफॉल हो रहा था, बाहर 1 फुट मतलब बर्फ जमी पड़ी थी, इतना हैवी रेनफॉल वाला स्नोफॉल था। मैंने ऊपर कुछ नहीं पहना था, मैंने एकदम लॉकर से अपना गाउन निकाला, अपना नाइट सूट का मैंने वो अपर निकाला। ठीक है, मेरे से लॉकर भी बंद रहा, बाहर में जाए लॉकर। मैं रनिंग में बहुत अच्छा था, अपने स्कूल में स्पोर्ट्स चैंपियन रह चुका हूँ, लॉन्ग जंप मतलब हर तरह की चीज़ में अच्छे से आती है। मैंने अराउंड एक बार में नॉर्मली में 3 से 4 स्टेयर जंप करा, मैं 5-5, 6-6 स्टेयर जंप कर रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वो 25 स्टेयर्स चढ़ने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा है, वो स्टेयर्स ख़त्म नहीं हो रही थी। और मैं ऐसे दौड़ के पूरी जान लगा के भाग रहा हूँ, और मतलब वो लाइट धड़धा बिल्कुल ऑन ऑफ वो फ्लिकरिंग वाला इफेक्ट खतरनाक वाला चल रहा है, और मैं जंप करके मार रहा हूँ। और जैसे ही एकदम से मैं ऊपर पहुँचा, मेरा एक फ्रेंड था पुलकित, वो आया, ठीक है, और उसने कहा अरे व्यास क्या हुआ तुझे एकदम। और यकीन मानो बाहर बर्फ पड़ रही है, कपड़े नहीं पहने, और मैं पसीने था, मतलब मेरी इतनी गंदी वाली हालत खराब हुई। उस दिन से मैंने सीखा कि भाई जो दिखता नहीं है और जिसकी तुमको समझ नहीं है, उसको प्लीज़ प्रोवोक मत करो, उसको छेड़ो मत। जो नहीं पता चुपचाप साइड से निकल जाओ। मैंने कभी नहीं करा, मैंने माफ़ी मांगी, भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी। तुम अपना जो कर रहे हो वो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, घर निकल जाऊंगा, दोबारा आना भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 एक्सपीरियंस थे मेरे हॉस्टल के। देखिए होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने पूर्व जन्मों में ना इतने कर्म लेकर आए हैं कि अब इस जन्म में ना उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ऊपर से है,
जैसे मान लीजिए क्या होता है चक्रों का ही है कि भाई कोई व्यक्ति ने अगर पिछले जन्म तक अपने कर्मों से अपना अनाहत चक्र यानी कि जो हार्ट चक्र है वो एक्टिवेट कर रखा है, तो अब जब उसका ये जन्म आएगा तो उसकी शुरुआत हार्ट चक्र से होगी। तो भाई वो कितना सारा कुछ अच्छा पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ लेके चल रहा है, बट वो अवेयर ही नहीं है। और ये एनर्जी इस तरह की चीज़ों के लिए फ्यूल है। उन्हें दो ही चीज़ें करनी है, या तो उनको अपनी पावर बढ़ानी है तो वो पावर बढ़ाएंगे ताकि वो अपनी और शक्ति बढ़ा के जो भी उन्हें अपने गलत काम करने हैं वो करें, या फिर क्या होगा, वो एंटिटी ये चाहती है कि भाई मेरा भी ना ऊपर के लोगों में गमन हो, कि मैं भी मेरी ग्रोथ हो। तो वो क्या करेगी, अब जो बाकी की जो एंटिटीज हैं, योनियां हैं, ठीक है, उनमें कर्म का सिद्धांत अप्लाई नहीं होता, इंसानों पर कर्म का सिद्धांत होता है। तो जो कर्म नहीं कर सकता वो एनर्जी बढ़ा नहीं सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ह्यूमंस की एनर्जी को स्टील कर चुरा लेते हैं। ऐसे ही करने वाले को कहीं जितने पोजेशन में मोस्टली इस तरह की चीज़ें रहती हैं, वहाँ सब यही सब चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एनर्जीज करती क्या है, हमको बेसिकली आइसोलेट करती है। ये पहले आपको करेंगी क्या, देखिए जैसे इल्यूजन वाली बात है, ये आपको ऐसे एक्सपीरियंस कराएंगी जो आपको सबसे पहले खुद पर क्वेश्चन आएगा कि भाई ये मैं सोच रहा हूँ सही है नहीं है, कहीं मैं गलत फहमी में तो नहीं हूँ, या मुझे इल्यूजन तो नहीं हो रहा है, या फिर मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। सेल्फ डाउट क्रिएट करेंगे। सेल्फ डाउट क्रिएट करने से क्या होता है, आप दूसरों को बताने से बचते हो, या आप बताते भी तो दूसरा ऐसे कहेगा अरे यार ये पागल हो गया ये है, तो आप क्या होगा, ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाओगे। आप जैसे ही आइसोलेट होते हो आपके अंदर फियर फैक्टर बढ़ जाता है, और जब आपके अंदर फियर फैक्टर बढ़ जाता है तो फियर उनका सबसे अच्छा फ्यूल है उनके लिए। जितना फियर होगा उनके लिए खुद को आप पर हावी करना ईजी हो जाता है। तो जब वो हावी करना ईजी हो जाता है तो फिर वो छोटी सी भी चीज़ है ना तो आपको हाथी के बराबर लगेगी। भाई जो दिख नहीं रहा आपको क्या पता नहीं क्या है, ठीक है। इस तरह से मेरे को फील होता था, लेकिन उस समय इतना नहीं था जितना अब है। तो वो चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें इस तरह की हरकतें करती हैं कि भाई इनकी कैसे भी करके एनर्जी को स्टील कर लो, चुरा लो, और अपने जो भी उनका पर्पज़ है, ठीक है, उसमें वो उसको यूज़ करती है। आप अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपकी चंद्र नाड़ी अगर इम्बैलेंस है तो आप पर आ जाएगा। अगर आपके चार्ट में केतु ठीक नहीं है तो हो जाएगा, राहु खराब है तो हो जाएगा, मून ठीक नहीं है तो हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रहता है। इसलिए इंसान, देखिए डरना कोई गलत बात नहीं है, डरना बहुत अच्छी चीज़ है। डरने से क्या होता है, आप ना गलत डिसीजन नहीं लेते, लेकिन ओवर नहीं करना है कि बिल्कुल फियर फैक्टर वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है अपने, कि अरे ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। प्रेजेंट में रहो, जो होगा सो होगा, पर आपको अपनी तरफ से सही एक्शंस लेने हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा मेडिटेशन करवाता हूँ, ठीक है, और मैं उसमें प्रार्थना करूँगा कि माँ आदि शक्ति सबको ध्यान में ले जाएं, उनको अपने मन में शांति महसूस हो, जिसके माइंड में जो भी थॉट चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कुछ भी सोचते हैं, उनका मन शांत हो, वो प्रेजेंट मोमेंट में आए, और उनके जो भी चक्रास हैं वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी लोग जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर एक ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो। जरूरी नहीं ज़मीन पर बैठना है, बेड हो, चेयर हो, कहीं भी आप आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएं, ठीक। और माँ आदि शक्ति से प्रार्थना करें कि माँ हमें ध्यान प्रदान कीजिए, हमें शांति प्रदान कीजिए, हमें अपनी होने का एहसास कराइए। और अब मैं एक छोटा सा मंत्र बोलूँगा, बस आंखें बंद करके आपको वही सुनना है।
अब हम लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और फिर अपने फेस को टच करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। आपको थोड़ा मतलब रिलैक्स फील हो रहा है मेडिटेशन के बाद, रिलैक्सेशन वाली फीलिंग। वही यही है बस मेडिटेशन की पावर। अगर आपको सही जगह मिली है, सही जगह इंसान मिला है, सही आपको गाइडेंस मिली है, तो बस यही वो अनुभूति है जो आपको चाहिए और यही वो अनुभूति है जिसके लिए आपको काम करना है। अब हम माँ आदि शक्ति को का धन्यवाद कहेंगे आज के इस मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, और उनसे प्रार्थना करेंगे इसी तरह से वो हम पे अपनी कृपा बरसाए रखें। जय माँ आदि शक्ति। व्यास जी, आज का सेशन बहुत ऑसम था। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया और ये हमें एक्सपीरियंस करवाया, स्पेशली जो लास्ट का मेडिटेशन था। इट वाज सो अमेजिंग, स्पीचलेस, एंड द नॉलेज यू प्रोवाइडेड प्राइसलेस। सो आई होप कि हम दूसरी बारी भी कनेक्ट करेंगे। जो हमने एंटिटीज का डिस्कशन किया उसको इन डेप्थ हम एक्सप्लोर करेंगे। आप अपनी बहुत सारे स्टोरीज लेके आइए और हमें और हमारी ऑडियंस को और ज्यादा ज्ञान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming. थैंक यू सो मच।